हेलो फ्रेंड्स। आज एक एनालिस करते हैं बिहार इलेक्शन का। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, वीडियो ऑफ एनालिस के बारे में। आज से मैं चालू कर रहा हूँ और फिर इसके बाद एक ट्रैवल ब्लॉग, अभी ट्रैवल ब्लॉग चालू करूँगा और भी चीज़ें आएंगी। फिर इसमें मैं आपको एक और ब्लॉग होगा जिसमें आपको स्टोरी वगैरह भी सुनाया करूँगा। जो स्टोरी मैं लिखता हूँ तो उस पर कैसे क्या होगी, उसका एक एक एपिसोड, एक एक पार्ट आपको सुनाई करेंगी द वर्चुअल। तो बिहार इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही है कि बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार एनडीए की गवर्नमेंट चूज़ हुई है। 202 वोट मिले हैं और आरजेडी को पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली है और जनसुराज का खाता नहीं खोला। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पुरानी बात है कि बिहार के जो वोटर्स हैं वो अपनी लॉयल्टी उन्होंने उस पर चेक की है नीतीश गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कई सालों से नीतीश जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए और ये गरीबी उत्थान के लिए काम कर रही है। नीतीश जी ने बहुत सारी योजना ऐसी लेके आए हैं गवर्नमेंट जो अभी भी वैलिड है। जैसे आपको पता होगा कि जो छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं, जो 12वीं के छात्रों को, और एक और है जो उनका कार्ड बनता है, स्कॉलरशिप कार्ड बनता है जिससे बच्चों की पढ़ाई होती है। फिर एक और योजना है जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। एक और फिर योजना है जिसमें बहुत सारी ऐसी अनगिनत योजना है जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं। तो यूथ उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण था। फिर उसके बाद वुमेंस, और जो सबसे बड़ी इस चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उनको 10,000 मंथली मिला। कई लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे पैसा लेके उनको बांटा गया है और वोटों को अपनी तरफ खींचा गया है। लेकिन नीतीश सरकार ये बहुत पहले से कर रही है। नीतीश सरकार पहले जैसे आपने एमपी में देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान 1-1 लाख रुपए जो बेटियां पैदा होती हैं उनके लिए बुक हो जाता है और उनकी पढ़ाई लिखाई स्कॉलरशिप सब दिया जाता है, इसलिए वो नाम मामा के नाम से मशहूर है। वही फैक्टर नीतीश कुमार ने यहाँ अपनाया है जो शिवराज जी ने एमपी में अपनाया था, जिसकी वजह से वो मामा कहलाते हैं। अभी आजकल की जो पॉलिटिक्स है उस पर ये समझ में आ रहा है कि कई नेता अब अपनी नई स्टाइल की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये कई नेता समझ नहीं पाए। जैसे जनसुराज गांव-गांव तो जा रही थी, लेकिन उनको वोटर्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। वोटर्स मीन्स आपको एज वाइज, जैसे आप मार्केट को डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे आपको मेंस वुमेंस एज वाइज और उनकी उम्र के हिसाब से आपको वोटों को डिवाइड करना चाहिए था। आपको फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई थी कि उनकी नीड क्या है, तो वो उन्होंने नहीं किया। फर्स्ट वो सभी के लिए की बात कर रहे थे कि यहाँ से पलायन नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि जो औरतें हैं वो तो पलायन नहीं करती हैं, वो तो बिहार ही में रहती हैं, वो क्यों उनके सपोर्ट में आएंगी? ओनली वन बात है। तो उनके लिए कोई बातें नहीं हुई, महिलाओं के लिए कोई बात उस चुनाव में नहीं हुआ। फिर जो बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड सिटीजनशिप, जो आज नीतीश कुमार उनके लिए पेंशन दे रही है, 1500 रुपये दे रही है मंथली, वो उस पर उन्होंने कोई बात नहीं किया कि अब ओल्ड पेंशन योजना का क्या होगा। फिर जो युवा हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कैरियर बना रहे हैं, पलायन तो वहीं से रुकेगा। तो जो नीतीश कुमार उनके लिए कर रही हैं वो वोटर्स उनकी तरफ गए नहीं, उनको अपनी तरफ से योजना उनको बतानी चाहिए थी कि हाँ हम आपके लिए ऐसा करेंगे और ये हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। इसी बेस में आरजेडी के तेजस्वी यादव उन्होंने बोल दिया सबको जॉब मिलेगा। अब भाई ये बताइए सबको जॉब आप कैसे गवर्नमेंट दे सकते हैं, जबकि एजुकेशन जो है उस लेवल का होना चाहिए।
कई लोग हैं जिनकी स्टडी 12वीं तक है, जो कोई आगे पढ़ाई नहीं कर सके, उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको पहले एक ऐसा डेटा आपके पास होना चाहिए कि 12वीं वालों के लिए अलग, जो वहाँ पर ग्रेजुएशन है उनके लिए अलग जॉब, जो टेक्निकल एजुकेशन है उनके लिए अलग जॉब, जो मेडिकल फील्ड वाले उनके लिए अलग जॉब। आप ये देखिए कि बेरोजगारी किस वर्ग की ओर ज़्यादा है। जैसे आपको अधिकतर ये पता चलेगा बेरोजगारी जो है, जो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है उनके प्रति ज़्यादा बेरोजगारी है कंपेयर टू जिनने ग्रेजुएशन कर लिया है। वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट जॉब, और जिनकी जॉब नहीं लग रही उनकी दो मानसिकता, फर्स्ट या तो वो काम करना चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते। तो ये भी आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वाई इज़ नॉट वर्किंग। तो इसके 2-3 कारण हैं। फिर कांग्रेस इस चुनाव में अपना मूल उद्देश्य जनता की ओर लेके ही नहीं गई। उन्होंने अपना मूल उद्देश्य जनता को बताया ही नहीं कि वाई आई एम हेयर। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस वहाँ क्या कर रही थी। बस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी कि वोट चोरी हो रहा है, यहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है, बस ब्लेम ऑफ मोदी। वहाँ पर उस चुनाव में मोदी का क्या काम है, आपको नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहिए था। नीतीश कुमार की योजनाओं को बताना चाहिए था कि उन्होंने ये गलत किया है। आपको अपना उद्देश्य बताना चाहिए था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे पता नहीं उनके स्ट्रेटजिस्ट कौन है, कांग्रेस के, आरजेडी के, जो मेन फोकस में काम नहीं कर रहा है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। नॉर्मली जो बिहार का वोटर्स है वो इस बात को जानता है, वो उतने राजनीति को अच्छी समझ रखते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बीजेपी शुरू से अपने एजेंडे की ओर क्लियर थी कि हमें किधर क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वो उसी को लेकर बातचीत कर रहे थे और अपने कैंडिडेट भी उसी हिसाब से उतार रहे थे, जिसका आपको असली उदाहरण मिलेगा मैथिली ठाकुर जो 25 ईयर्स की थी। तो ये कोई अंधे में तीर नहीं मारा गया था, ये बहुत सोची समझी पॉलिटिक्स थी कि आप एक यंग पॉलिटिशियन को लेके आएंगे। मुझे भी लगता है कि मैथिली ठाकुर राजनीति को ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, उनको उतनी समझ नहीं है, लेकिन सीखते सीखते वो यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। पर इससे पहले आप स्मृति ईरानी के बारे में यही सोच रहे थे कि वो टीवी से आएंगे और पॉलिटिक्स में क्या देगी, क्या उनको समझे, लेकिन आप देखिए आज उनको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स में वही रखती है। तो आप किसी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वो पानी में नहीं उतरते कि पानी कितना गहरा है। तो अभी आपको मैथिली ठाकुर को समय देना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उनको राजनीति में कितनी समझ है, कितनी वो। मीडिया तो यही बता रहा था कि वो शायद हार जाएंगे। यही हाल हुआ खेसारी लाल का। खेसारी लाल देखिए, कभी कभी जो पढ़ाई लिखाई है बहुत काम आती है आपके बोलने में, सोचने समझने में। लोग बात बोलते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहिए। पढ़ाई इसलिए करना चाहिए कि आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं और अच्छे से लोगों को अपनी बातें समझा सकें। वही बात खेसारी लाल के हर भाषण में, हर रैली में आपको दिखाई दी होगी। उनकी पढ़ाई का असर आपको दिखा होगा। यही चीज़ आपको तेजस्वी की बातों में लगा होगा। जिस तरह से वो बातें करते हैं तो आपको दोनों में कंपेरिजन, आप कंपेयर कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या ऐसी बातें बोली। उनको ऐसा सिर्फ चुनावी बातें, अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हैं पॉलिटिक्स में जिन्होंने अच्छी पॉलिटिक्स की है। सुनील दत्त भी रहे और अभी मनोज तिवारी भी हैं, रवि किशन जी भी हैं। तो उनके आप भाषण सुन लीजिए, उनके भाषण में आपको मैच्योरिटी आपको दिखाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाई का असर आपको दिखता है कि आप क्या किससे कैसी बात कर रहे हैं, जिससे ये वोटों से कनेक्ट नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव इसलिए जीत गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीते हैं, वो पास से जीते हैं। अगली बार पता नहीं कर क्या होगा, लेकिन उनको अपने में थोड़ी सा बात करने में सुधार, थोड़ी सा एरोगेंस नहीं लेके आना चाहिए। जैसे आप यूपी में अभी अखिलेश यादव हैं, उनके असफल होने का कारण भी बस है उनकी जुबान, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन एरोगेंस की राजनीति यहाँ पर नहीं होती। आप लोगों से कनेक्ट होते हो, जिस तरह से मीडिया से बात करते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया को ट्रेड करते हैं, इसलिए वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप यदि मीडिया से कनेक्ट नहीं होंगे, आप उनकी चोर चोर बोलते रहेंगे। हर जगह का मीडिया अपनी तरह का होता है। आप यूएस भी चली जाइए, यूके भी चली जाइए, वहाँ की सरकार है उस मीडिया को कंट्रोल करती है।
क्या आपको लगता है कि ट्रंप वहाँ की मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं? वो तो खुद बीबीसी और सीएनबी को गाली देते हैं सबके सामने। तो उनकी इमेज वहाँ पे क्या है, आपकी इमेज आप क्या यही बनाना चाहते हैं? तो आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिए। आपको मीडिया के सामने बोलते आना पड़ेगा, आपको मीडिया को अपना बनाना पड़ेगा। जिस तरह मोदी जी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न ये था, उन्होंने मीडिया से, जब मुझे याद है अच्छे से, जब 2012-13 में वो जो रैलियाँ कर रहे थे, वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि कैसे उन्होंने डेवलपमेंट गुजरात का किया, कैसे उन्होंने गुजरात वो इस देश में उसी उस मॉडल को लेके आए थे। तो उनके आप भाषण उठा कर देख लीजिए, उस समय वो क्या बोले। उस समय राम मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उस समय वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही थी, बात कर रहे होते तो यहाँ पे नहीं आते। तो आपको आपके भाषण देने से आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर आप कितना आपको नॉलेज है, कितनी आपको पकड़ है, उस हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप ये चुनाव जीत पाएंगे। अदरवाइज़ यही आप लॉस करेंगे, यही आप इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाएंगे, यही आप चुनाव की प्रक्रिया में उंगली उठाएंगे, वोट चोरी करेंगे, यही आपका टर्निंग पॉइंट चलता रहेगा। तो आपको अपने में सुधार लाना पड़ेगा। एक बार आप अपने में देखिए कि हमें क्या कमी है, आप में कमी है आपकी बात करने का तरीका, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मीडिया से कनेक्टिविटी करना पड़ेगी, आप लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आपको लोगों को, इसमें भी 2 तरीके होते हैं, लोगों को जाने से, लोगों से बात करने के, वो तरीके आपको चेंज करना पड़ेंगे। आपको एरोगेंस थोड़ी सी कम दिखाना पड़ेगा, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की भी, उनकी में भी आपको थोड़ी बहुत एरोगेंस बात करने में आपको दिखाई देता है। तो आपको यदि इलेक्शन जीतना है तो आपको थोड़ी सा एरोगेंस आपको कम दिखाना पड़ेगा। तो आज का एनालिसिस ये है, अगले वीडियो में फिर लेंगे। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। तो आपको अब जो अगला वीडियो बनेगा वो यूएस की पॉलिटिक्स में बनेगा कि वाई डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ ऑन इंडिया, उनका इंडिया से ऐसा क्या फ़ायदा है कि वो इसमें टैरिफ लगा रहे हैं, बार बार इंडिया की बातें क्यों कर रहे हैं, और मोदी जी इन पर बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। संपर्क खैर संध्या हो गई है और थोड़ी सा इसके लिए तैयारी की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।